हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी लर्निंग टिप्स। क्रेजी लर्निंग टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं यानी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं 3 चरणों में पूरा करूंगा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, दूसरे नंबर पर डिस्कस करूंगा भारतीय संविधान के स्रोत, और तीसरे पॉइंट पर हम लेंगे परीक्षा में भ्रमित करने वाले कुछ एक पॉइंट्स, यानी जो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में उनमें से कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको परीक्षा में भ्रमित कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की वैसे तो बहुत सी विशेषताएं, लेकिन हम कुछ एक प्रमुख विशेषताओं पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। दोस्तों, सबसे लंबा, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो यह विश्व का सबसे लंबा संविधान था। कहने का मतलब ये कि उस समय इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन समय के साथ साथ इसमें प्रासंगिक संशोधन होते रहे और वर्तमान समय में इसमें 465 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां इस समय मौजूद हैं। लिखित संविधान, दूसरा पॉइंट आता है लिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब ये है कि यूएसए और इंडिया, जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान है, उसी प्रकार से भारत का भी लिखित संविधान है, जबकि इसके विपरीत ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। कैसा है? अलिखित संविधान है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि इतना लंबा संविधान बनाना पड़ा। इसके कुछ एक कारण हैं। पहला कारण ये है भारत का भौगोलिक विस्तार और विविधता, यानी इतना बड़ा देश था और उसमें इतने राज्य थे। इसके साथ साथ इसमें कई एक जनजातियां इतनी विविधता होने के कारण सभी प्रावधान उसी संविधान में समाहित हुए। दूसरा कारण था ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण ये था कि इससे पहले का जो सबसे मेजर डॉक्यूमेंट था शासन का, वह था भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज था, जो कितना बहुत बड़ा दस्तावेज था, और उसी दस्तावेज से काफ़ी अधिकांश ढांचागत हिस्सा संविधान का लिया गया। इस कारण से भी संविधान सबसे लंबा हुआ। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को छोड़ करके केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान की व्यवस्था हुई। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि संविधान सभा में सभी कानून के विशेषज्ञ थे, यानी संविधान सभा के जो मेंबर थे वो कानून के विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने इसमें से ज़्यादातर कमियों को निकाला और संविधान को बड़ा होना पड़ा। तो आई होप फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट है विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी भारतीय संविधान के निर्माण में कई एक स्रोतों से तत्वों को लिया गया, जिसको हम दूसरे चरण में डिस्कस करेंगे। इसमें से कई एक स्रोत ऐसे हैं जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकांश ढांचागत हिस्सा लिया गया। मूल अधिकार और संविधान का दर्शन ये लिया गया अमेरिका से। शासन की प्रणाली ये ली गई यूनाइटेड किंगडम से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। इस प्रकार से कई एक अलग अलग देशों से, यानी पूर्व सोवियत संघ, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बहुत से देशों से काफ़ी कुछ लिया गया। तीसरा पॉइंट है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं तो जिस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में संशोधन की प्रक्रिया, देखिए फ्रेंड्स, यूएसए में संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, यानी संविधान में संशोधन करना हो तो संशोधन की विशेष प्रक्रिया वहाँ पर
अपनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए का संविधान कैसा है, कठोर है, जबकि ब्रिटेन ब्रिटेन का संविधान लचीला और नम्य है। यानी वहाँ पर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साधारण प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई जाती है। परंतु भारतीय संविधान के लिए यूएसए और ब्रिटेन कठोर और नम्य के बीच का रास्ता चुना गया। इसलिए कहा जाता है कि नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, यानी ब्रिटेन का नम्य और यूएसए का अनम्य, इनका समन्वय भारत में समाहित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार का संसदीय रूप। सरकार के विशेषतः दो रूप हुआ करते हैं, अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली। अध्यक्षीय प्रणाली मौजूदा समय में अमेरिका और कई एक देशों में प्रचलित है। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का बंटवारा होता है और बिल्कुल क्लियर कट बंटवारा किया जाता है। वहीं पर संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में बंटवारा तो होता है, लेकिन सहयोग एवं समन्वय की भावना होती है। मतलब पावर्स का विशेष बंटवारा नहीं होता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों मिलकर के समन्वय से अपनी सरकार को चलाती हैं। तो भारत में कौन सी सरकार का रूप चुना गया, संसदीय रूप। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय संप्रभुता यह सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया और न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत यूएसए से लिया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, लेकिन इसके विपरीत यूएसए में न्यायपालिका सर्वोच्च है। संसदीय संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि संसद विधि बना करके न्यायपालिका के आदेश को कैंसिल कर सकती है। इसके विपरीत यूएसए में अगर कोई विधि संसद ने बनाई है तो न्यायपालिका उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। साधारण शब्दों में ये मतलब हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रोविजंस है। इसका मतलब ये है कि भारत के लिए, यानी पूरे देश, सेंटर से लेकर के किसी भी स्टेट या लोकल न्यायालय होते हैं, उन सभी के लिए एक ही न्यायपालिका है और उनकी अपॉइंटमेंट्स, नियम, ये सभी सबके लिए समान है। कोई भी जज नीचे से लेकर के ऊपर चीफ जस्टिस भी बन सकता है और इस न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया। स्वतंत्र रखने का पर्पज ये था कि न्यायपालिका किसी के दबाव में कार्य न करे। इसके लिए उनके वेतन भत्ते, उनकी सुविधाओं, उनके लिए अलग से प्रोविजंस किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। यानी पहली बात तो हमें यह समझने की जरूरत है कि संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम का मतलब यह है कि संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होना। फेडरल सिस्टम का मतलब यह है संघ और राज्यों के बीच, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा होना। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, एकात्मकता की ओर झुकाव। एकात्मकता की ओर झुकाव से तात्पर्य यह है कि अगर एक ही विषय पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बनाते हैं तो सेंटर का कानून मान्य किया जाएगा, यानी संघ का कानून मान्य होगा। और इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में केंद्र के पास वो शक्तियां पहुंच जाती हैं, वो विषय केंद्र के पास पहुंच जाते हैं आपातकालीन स्थिति में, जिन पर राज्य अपने नियम बनाते हैं, यानी अपने लॉ, जिस विषय पर राज्य कानून बनाने की शक्ति रखता है, अगर आपातकाल लग जाता है तो वो विषय सेंटर को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी इन्फ्यूज किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय कुछ सिद्धांतों का पालन करेगा और कल्याणकारी राज्य की भावना से
कार्य करेगा। इसमें कई एक सिद्धांतों को इंक्लूड किया गया है जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। इनको संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर इनको संविधान के साथ जोड़ा गया। इनमें मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए देखभाल और उनकी शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया। नेक्स्ट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऐसा प्रोविजन संविधान में किया गया। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर 2 मतलब होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। जिस प्रकार से फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक मॉडल चलता है। नकारात्मक का मतलब ये हुआ कि राज्य किसी भी धर्म से किसी भी स्तर पर कोई संबंध नहीं रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का कोई भी मिनिस्टर न तो किसी धार्मिक फंक्शन में जाएगा और ना ही उनको कोई अलग से ध्यान देगा उनकी ओर। धर्म अपनी गति से चलते रहेंगे, उनको न तो रोकेगा और न कोई इस तरह की बातचीत करेगा। तो धर्म से अलगाव ये वेस्टर्न मॉडल है, लेकिन इंडिया में एक सकारात्मक मॉडल है। कहने का मतलब ये है कि भारत की सरकार सभी धर्मों को समान समझेगी और उनको समान प्रोत्साहन देगी। किसी धर्म विशेष के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका मतलब ये है कि जो भी चुनाव होंगे उनमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव किए जाएंगे। इसकी उम्र पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा इस उम्र को वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। इनमें अभी मौजूदा समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अलावा मूल संविधान में इन 6 अधिकारों के साथ साथ इन 6 मौलिक अधिकारों के साथ साथ एक अधिकार और हुआ करता था, जो कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 31F यानी आर्टिकल 31F से विस्थापित करके 300A में डिस्प्लेस कर दिया गया और यह आपका संपत्ति का अधिकार मौजूदा समय में क्या बन गया है, विधिक अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो आपकी जमीन या किसी प्रॉपर्टी को ले सकती है, उसका एक्विजिशन कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है और आपको उचित अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रोविजन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है उसकी नागरिकता सिर्फ भारतीय होगी, न कि वो व्यक्ति ये कहेगा कि मैं यूपी का नागरिक हूँ या बिहार का नागरिक हूँ या किसी अदर स्टेट का नागरिक हूँ। तो नागरिकता क्या होगी, सिर्फ भारतीय। इसके विपरीत जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी व्यक्ति के पास 2 नागरिकता होती हैं। पहली नागरिकता यूएसए की नागरिकता और दूसरी नागरिकता उस व्यक्ति के संबंधित राज्य की नागरिकता जहां का वह निवासी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, न्यायिकांग इन्हीं को उपलब्ध नहीं कराता। कहने का मतलब ये है कि विधायिका, कार्यपालिका, सरकार
और न्यायिक अंग इनकी स्थापना नहीं करता, बल्कि कुछ एक स्वतंत्र निकाय की भी स्थापना करता है। इनमें से कुछ एक स्वतंत्र निकाय इस प्रकार से हैं, जैसे राष्ट्रपति, विधानसभा, संसद, इनके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखाकार यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग, राजलोक सेवा आयोग, इस तरह के कई एक स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है, जिससे देश का लोकतांत्रिक तंत्र स्मूथ रनिंग यानी सरलता से चलता रहे, जिसमें कोई व्यवधान ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 20 में आपातकालीन प्रावधान का वर्णन किया गया है। इनमें से आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्य में आपातकाल, यानी जब राज्य की सरकार सुचारू रूप से कार्य करने में असमर्थ होती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की संस्तुति के आधार पर उस राज्य में 356 लगा करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। और लास्ट में वित्तीय आपातकाल, यानी वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक पॉइंट नोट करने योग्य है कि आज तक के इतिहास में कभी भी वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगाया गया। नेक्स्ट पॉइंट त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार से मतलब ये है कि सरकार 3 स्तरों पर मिलती है। एक तो केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य की सरकार और तीसरी लोकल सरकार। लोकल सरकार कौन सी होती है? आपकी ग्राम पंचायत की, नगर पालिका की, नगर परिषद की, ये सरकारें लोकल सरकार कही जाती हैं। मूल रूप से संविधान में 2 स्तरीय सरकार यानी द्विस्तरीय सरकार का वर्णन था, केंद्र सरकार और राज्य की सरकार। लेकिन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने डिस्कस किया था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आई होप आपने ये प्रमुख विशेषताओं के बारे में मोटा मोटा जाना होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा। अब हम मूव करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी एक विशेषता है कि यह विभिन्न स्रोतों से विहित है। इसमें कई एक स्रोतों से कुछ एक तत्व लिए गए और उनको भारतीय संविधान में समाहित किया गया। तो पहला पॉइंट यह है कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम एक विस्तृत दस्तावेज था और मौजूदा संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और इन सभी जितने स्रोत आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया तक, इन सब में सबसे बड़ा योगदान भारत शासन अधिनियम 1935 का है। नेक्स्ट, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी का वाइमर संविधान, पूर्व सोवियत संघ, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के संविधानों से कुछ एक तत्व लिए गए और उनको भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उनको मॉडिफिकेशन करके संविधान में समाहित किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन सोर्सेज के बारे में बारी बारी बातचीत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ब्रिटेन। वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो अब हम इसको एक बिल्कुल साधारण तरीके से समझते हैं, जिससे आपको रटने की जरूरत न पड़े। अब आप सोचिए, एक चीज सोचिए कि ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, कहने का मतलब न्यायपालिका से भी ऊपर क्या है? संसद है। तो भैया ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, तो वहां के जो शासन की प्रणाली होगी वो किसकी तरफ झुकी होगी? संसद की तरफ। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधिका शासन यानी रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया यानी कोई भी
विधायी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, यानी संसद में विधेयक किस प्रकार से पेश किया जाएगा, उसके बाद उस पर कितनी बहस होगी, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वो अधिनियम बन जाएगा। ये कार्रवाई कहलाती है विधायी प्रक्रिया। और मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ट्रिक बनती है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें संसद से रिलेटेड, यानी संसद से रिलेटेड कोई ऑप्शन दिया जाता है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, तो आपको ये चीज बिल्कुल याद आनी चाहिए कि संसदीय संप्रभुता कहाँ का सिद्धांत है? ब्रिटेन का। तो आप देख लो, संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन का सिद्धांत है, तो वहां से क्या होगा? संसदीय शासन प्रणाली, संसद को विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल, ये चीजें कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। नेक्स्ट, द्विसदनवाद। द्विसदनवाद, अब आप जानते हैं कि ब्रिटेन में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। कौन कौन से? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, और हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको लोअर सदन कहा जाता है। इसी प्रकार से इंडिया में क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। और हाउस ऑफ कॉमन्स की जगह होता है लोकसभा। तो अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि राज्यसभा और लोकसभा, इस तरह की जो डिजाइन है, 2 सदन बनाए गए हैं, ये कहाँ की देन है? ब्रिटेन की। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारतीय होगा, कहने का मतलब उसकी नागरिकता सिर्फ भारतीय होगी, न कि अदर स्टेट की। तो ये भी हमारे यहाँ कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और इसके विपरीत अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो वहां पर 2 नागरिकताएं, किसी व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं होती हैं। पहली तो यूएसए की, और दूसरी जहां का वो निवासी है, जिस स्टेट का वो निवासी है। नेक्स्ट, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, ये पॉइंट भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की स्थिति यूएसए में, अमेरिका में किस प्रकार से है? राष्ट्रपति काफी पावरफुल होता है, यानी उसको भारत के प्रधानमंत्री की तरह पूरा पावर दिया हुआ है। आप देख रहे हैं, जैसे आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं या जो बाइडेन मौजूदा स्थिति में, तो उनको पावर किस तरह से है? जिस प्रकार से अपने यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है, उसी प्रकार से पावर्स उनको भी दिए हुए हैं। लेकिन अपने यहाँ के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है? जैसी ब्रिटेन में, ब्रिटेन के जो प्रिंस होते हैं, राजा होते हैं, उस तरह की स्थिति दी हुई है। तो अपने यहाँ के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, न कि वास्तविक प्रमुख। तो दोस्तों, इस पॉइंट को आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परमाधिकार लेख। ये भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। तो भाइयों, यहां तक जो भी हमने डिस्कस किया, ये तो बिल्कुल ही आसान बात है कि आप संसदीय संप्रभुता से ये चीजें आप समझ सकते हैं। द्विसदनवाद, एकल नागरिकता, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लो, इनको रटने की जरूरत नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और मंत्रिमंडल। कहने का मतलब शासन संचालन के जो नियम हैं, शासन संचालन की जो प्रणालियां हैं, वो भारत ने कहां से ली? ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, और उनके बनाए हुए नियम लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 में इन्फ्यूज हो चुके थे, और उसी को लेकर के संविधान बना है। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं संयुक्त राज्य अब हम मूव करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की ओर। भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकांश ढांचागत हिस्सा लिया गया। इसमें संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण,
तो फ्रेंड्स इसमें कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स: संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण। तो ये चीजें आप भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर। अब भाइयों यहाँ पे आप ध्यान दें, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सिद्धांत क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता। ब्रिटेन का क्या था? संसदीय संप्रभुता, वहां पर संसद संप्रभु थी, लेकिन भैया यहाँ पे क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता, यानी न्याय सर्वोच्च है। तो अब आप देखिए इनसे हमने क्या क्या लिया? मूल अधिकार लिए। अब आप बताइए मूल अधिकार को प्रवर्तन कौन करता है? न्यायालय। कौन करता है? इनको इन्फोर्स कौन करता है? न्यायालय। स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी जुडिशियल रिव्यू। और ये 3 पॉइंट तो आपको हो गए न्यायालय से संबंधित। और 4th पॉइंट भी आप न्यायालय में ही देखेंगे, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। तो अमेरिका से हमने क्या क्या लिया? मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। ये चीजें न्यायिक सर्वोच्चता से मिलती जुलती हैं। अगर आप इनको एक कॉलिमिनेट करेंगे तो ये चीजें आपको मिलती हुई मिलेंगी। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। अभी आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की कोशिश की थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इससे आप ध्यान कीजिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, और उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अब दोस्तों यहां पर 2 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कैसी है? ब्रिटेन के राजा की तरह। और निर्वाचित राष्ट्रपति और उसका महाभियोग ये कहां से लिया गया? यूएसए से। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन से, और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग ये लिया गया यूएसए से, और उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मूव करते हैं कनाडा की ओर। कनाडा, यहां पर सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सशक्त होगी, यानी स्ट्रांग होगी, और उसके साथ में संघीय व्यवस्था जो फेडरल सिस्टम है जिसमें पावर्स का बंटवारा है, यानी आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कनाडा से हमने पावर्स का बंटवारा लिया हुआ है। अब आप देखिए किस प्रकार से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान लगाइए, यूएसए से ऊपर चलिए मैप में, जो आपके सामने मैप खुला होगा उसमें आप यूएसए से ऊपर की ओर मूव कीजिए, नॉर्थ की ओर। वहां पर ध्यान ले जाइए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी आपका सेंटर है वो मजबूत है, फेडरल सिस्टम है। लेकिन अमेरिका जैसा नहीं, अमेरिका में एक स्टेट अलग कानून बनाता है और सेंटर अलग कानून बनाता है। उसी विषय पर स्टेट के कानून अलग होंगे और सेंटर के कानून अलग होंगे। लेकिन कनाडा में क्या है, कानून तो अलग होंगे लेकिन सेंटर मजबूत होगा। कभी भी दोनों कानूनों में टकराव हो जाता है तो सेंटर का माना जाएगा। तो इंडिया ने किसका लिया? कनाडा का। शक्ति का विभाजन, अब वही बात आ गई कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां, अब यहां पर यह चीज मैं आपको परिभाषित कर दूं कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं। अब आप देखिए, संघ सूची, उसके बाद में राज्य सूची, और यहां पर आएगा आपका समवर्ती सूची। कुछ विषय जिन पर कानून बनाता है संघ, और कुछ विषय जिन पर कानून बनाता है राज्य।
कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून समवर्ती सूची यानी सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर टकराव होता है तो सेंटर का कानून मान्य किया जाएगा। अब कुछ एक विषय ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि ये विषय फिक्स तो होते नहीं हैं, आगे आगे समय के अनुसार अलग अलग विषय डेवलप हो जाते हैं कि एक नया विषय खड़ा हो गया जो न तो संघ में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है। तो आप बताइए उसको कैसे हल किया जाए। तो इसके लिए एक नई सूची है, अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअल पावर्स। रेजिडुअल पावर्स किसके पास होती हैं? सेंटर के पास। तो फ्रेंड्स, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। अब आप देखिए, ये भी एक फेडरल सिस्टम को दर्शाता है, जिससे केंद्र स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति जब सेंटर करेगा तो क्या होगा कि राज्यपाल को सेंटर की बातें माननी होंगी, उनके आदेश मान्य होंगे। तो ये भी फेडरल सिस्टम को दर्शाता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये भी कनाडा से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं कनाडा वाले पोर्शन को समराइज कर देता हूं। यहां पर आप विशेष रूप से शक्तियों का विभाजन और फेडरल सिस्टम कहां से लिया गया है? कनाडा से। अब आप देखिए किस प्रकार से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्ति विभाजन, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये चारों चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से फेडरल सिस्टम की बात करती हैं। और लास्ट पॉइंट है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। तो अब हम मूव करते हैं आयरलैंड की ओर। आयरलैंड को आप मैप में देखिए। आयरलैंड आपको ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिम में मिलेगा। यहां से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति यानी निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, और राज्य के लिए सदस्य नामांकन यानी राज्यसभा के लिए सदस्य नामांकन। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिए गए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई? आयरलैंड से। और राज्यसभा के लिए सदस्य नामांकन, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों के लिए नामांकन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका। अब आप मैप में दक्षिण अफ्रीका पर आइए। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान के संशोधन की प्रक्रिया यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। अब यहां पर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया? कनाडा से। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया आयरलैंड से। और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। तो आयरलैंड से क्या लिया गया? नामांकन। आयरलैंड से नामांकन लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिए गए, और राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को याद कीजिए। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का विशेष नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये चीजें कहां से ली गई? फ्रांस से। और सेकंड पॉइंट है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब ये है कि हेड ऑफ द स्टेट
किसके द्वारा चुना जाएगा? चुनाव से, इलेक्शन के, इलेक्ट होगा, न कि वो सेलेक्ट होगा, न वो उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। उत्तराधिकारी मतलब किसी के बेटा नहीं होगा, बेटी नहीं होगी। इसका मतलब है कि उसका चुनाव द्वारा वो व्यक्ति चुना जाएगा। तो भारत का राष्ट्रपति चुनाव द्वारा चुना जाता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसको आप लर्न कीजिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन। किससे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। तो जब ये चीज होगी तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी होगी, क्योंकि वहां राजाशाही का अंत किसने किया? पश्चिम से ही हुआ है, वेस्टर्न से ये इस चीज का अंत हुआ है, राजा साहब और ये इस तरह की उपाधियों का। नेक्स्ट, जर्मनी का वाइमर संविधान। अब आप देखिए, जर्मनी में हिटलर जैसे कई एक तानाशाह हुए जिन्होंने आपातकाल के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको, उनका निलंबन किया। जर्मनी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में काफी बिजी रहा, उसने काफी युद्ध लड़ा, इसलिए वहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई कि लोगों के मूल अधिकारों को निलंबित करना पड़ा। तो इसलिए जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। नेक्स्ट, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया मूल कर्तव्य। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए? यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए? यूएसए से। और न्यायिक प्रक्रिया यानी जुडिशियल रिव्यू और जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो कहां से ली गई? यूएसए से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई? यूएसए से। और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श कहां से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रसिया से लिया गया। नेक्स्ट, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर, जापान से क्या लिया गया? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया गया जापान से। यहां पर फ्रेंड्स एक पॉइंट बनता है कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई? जापान से। तो ये पॉइंट आपको लर्न करने होंगे। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया मैप में आप ऑस्ट्रेलिया पर पहुंचिए। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची संयुक्त बैठक यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इसको आप लर्न कर सकते हैं, समवर्ती और संयुक्त, समवर्ती प्लस संयुक्त। ठीक है, इसको आप लर्न कर सकते हैं, समवर्ती और संयुक्त यानी समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया से 3 तत्व लिए गए, समवर्ती, संयुक्त, व्यापार, वाणिज्य। ऐसी इस प्रकार से आप लर्न कर सकते हैं, समवर्ती, संयुक्त, व्यापार, वाणिज्य। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने सभी देशों से जो जो तत्व लिए गए थे यानी जो जो स्रोत हैं भारतीय संविधान के, उनको डिस्कस किया। और अब हम कुछ एक ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपको परीक्षा में भ्रमित करेंगे। अब ये पॉइंट कौन कौन से हैं, चलिए फ्रेंड्स इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विधि का शासन लिया गया ब्रिटेन से। विधि का शासन लिया गया ब्रिटेन से। और जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसको आप ध्यान रखना, कहने का मतलब रूल ऑफ लॉ लिया गया ब्रिटेन से और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया जापान से।
नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। अपने यहाँ के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस तरह होती है? जैसे ब्रिटेन के राजा की। लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग ये लिया गया यूएसए से। बट राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई आयरलैंड से। अब यहां पर आपको 3 पॉइंट राष्ट्रपति के बारे में लर्न करने होंगे। अब आप देखिए, आयरलैंड से चलिए, सॉरी आप चलिए यूएसए से। निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, यूएसए में निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। आयरलैंड में पहुंचे, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। और जब आप ब्रिटेन में पहुंच गए तो वहां आपको मिलेगा संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में काफी कुछ डिस्कस किया, आपको संविधान की मूलभूत विशेषताओं के बारे में परिचित कराया और संविधान के स्रोतों के बारे में बताया। पूरे वीडियो में आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।